हे गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइशोर ऑफ 19। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना के गेम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। भाई साहब, एफसी बार्सिलोना आर इनटू द फाइनल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द सुपर कोपा दे स्पेनिया 2024। एफसी बार्सिलोना ने फाइनली ओसासुना को हरा दिया 2-0 के स्कोर लाइन से आज रात। अभी थोड़ी देर पहले मैच खत्म हुआ लिटरली, और हम पहुंच चुके हैं फाइनल में जहां पे होने वाला है एल क्लासिको। 14 तारीख को मैच है, लेकिन इंडियन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 15 तारीख को मैच है। मंडे मॉर्निंग मतलब रात को जब होगा 12 बजे के बाद है तो मंडे हो जाएगा। तब तक 15 जैन को मैच है एल क्लासिको, बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड। सो मच हाइप्ड अप अबाउट द गेम, और उस गेम का वॉच अलॉन्ग होगा, ज़रूर होगा। प्रीव्यू भी करेंगे उसका, कोशिश करेंगे प्रीव्यू करने का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सेमीफाइनल के बारे में। तो देखो, पॉजिटिव है इसमें, नेगेटिव्स भी है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव्स पे जाएंगे। सबसे पहला पॉजिटिव है लामिन यमाल। कल लामिन यमाल ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है राइट विंग के ऊपर, जो कंट्रोल दिखाया, जो ठहराव दिखाया अपने गेम में, मानना पड़ेगा। लगता नहीं कि वो 16 साल का बच्चा है, ऐसा लग रहा है वो 26 साल का प्लेयर है जो पिछले 5-6 साल से फर्स्ट टीम पे खेल रहा है। समझ रहे हो ना, ऐसा लग रहा है। इस तरीके से उसने वहां पे 1v1 2v1 सिचुएशंस में अपनी जो दिमाग को ठंडा रखा, ना कि बस धड़ाधड़ क्रॉस डालने लगा बॉक्स के अंदर, ऐसा नहीं किया। उसने वेट किया कि जो दूसरा प्लेयर है वो अराइव करेगा, मैं उसको 1-2 करूंगा, उसके साथ मैं बॉक्स के अंदर जाऊंगा और फिर लेवेंडोस्की या फिर फेरान, और बाद में जब जॉ फीलिक्स वगैरह आए उनको मैं फाइंड कैसे करूंगा। तो काफी मेच्योरिटी दिखाई कल लामिन यमाल ने। दूसरा प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाया कल के गेम में, वो था यहाँ पे जाओ फिलिक्स। जब फेरान टोरेस को सब आउट कर दिया गया, फेरान टोरेस का गेम इफ एंड बट गया था, थोड़ा बहुत अच्छा थोड़ा बहुत गंदा गया था। लेकिन जब जाओ फिलिक्स आया ना, उसने दिखा दिया कि क्यों बार्सिलोना को उसको रखना चाहिए, एटलीस्ट एक और सीधा लोन पे ही सही। उसने वहां पे ड्रिबल्स कंप्लीट किए अच्छे खासे, लेफ्ट विंग के ऊपर जान आ गई थी। जब फेरान टोरेस था तब नहीं था ऐसा, लेकिन जब से जाओ फिलिक्स आ गया ना, लेफ्ट विंग के ऊपर बार्सिलोना मानो कि हावी हो गई थी। वो ड्रिबल्स कर रहा था, प्लेयर्स को काट रहा था, बहुत सारे अच्छे खासे शॉट भी लिए, जिसमें तो एक तो फार कॉर्नर के अंदर जा ही रहा था, ओसासुना के कीपर ने वहां पे अच्छा सेव कर दिया, वरना स्कोर लाइन 3-0 हो जाता। तो जाओ फिलिक्स का कंट्रीब्यूशन इस गेम में काफी ज्यादा बढ़िया था। और अगर बात करें ना, इस गेम में जो लाइनअप जावी ने उतारा था, इनियाकी पेना तो गोल में था क्योंकि जाओ कैंसेलो ऑलरेडी इंजर्ड है, तो हमने बैक खिलाया बाल्डे, क्रिस्टियनसन, अराहो, कुंडे। जहां पे कुंडे डिड अ सुपर जॉब, क्योंकि बाल्डे बार बार ओवरलैप मार रहा था, क्योंकि फेरान टोरेस फर्स्ट हाफ में एज अ इन्वर्टेड विंगर की तरह खेल रहा था, लेफ्ट विंग के विंग पर ही था वो, लेकिन वो लेवेंडोस्की के साथ इनसाइड में आ रहा था, ड्रॉप कर रहा था। तो बाल्डे जो वो ओवरलैप मार रहा था, तो इस वजह से हमारा जो बैक फोर है वो एक्चुअली में बैक थ्री बन रहा था। क्रिस्टियनसन, अराहो और कुंडे। तो कुंडे कभी कभी राइट बैक खेल रहा था, कभी कभी राइट सेंटर बैक, और सुपर डिफेंडिंग की कल कुंडे ने, मानना पड़ेगा। और क्रिस्टियनसन भाई, कल सिर्फ क्रिस्टियनसन कुंडे नहीं, अराहो भी, कल हमारी बैकलाइन काफी अच्छा खेली थी। एक दो मोमेंट थे जहां पे थोड़े बहुत शेकी मोमेंट्स आए थे, लेकिन उन मोमेंट्स में भी बार्सिलोना ने अपना दिमाग ठंडा रखा और गोल कंसीड नहीं किया। एंड स्पेशल थैंक्स टू इनियाकी पेनिया भाई। इनियाकी पेनिया ने भाई, जब पेना जो भी बोल लो, टेर स्टेगन की गैर मौजूदगी महसूस ही नहीं होने दिया। इतना अच्छी कीपिंग कर रहा है बंदा लास्ट कुछ मैचेस में से। और अगर हम मिडफील्ड की बात करें, क्योंकि बहुत सारे इंजरीज से आप सबको पता है, गावी इंजर्ड है वगैरह वगैरह, ओरियोल रोमेओ का कॉन्फिडेंस डाउन है, तो यहाँ पे पेड्री भी आज बेंच से ही आया था, ऑफ द बेंच, पूरी तरीके से फिट नहीं था। तो डियोंग, गुंडोगन के साथ सेर्जियो रोबर्टो खेला था, और फर्स्ट हाफ में ना सेर्जियो रोबर्टो प्लेड डिसेंट। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बढ़िया खेला था या फिर बहुत गंदा खेला था, ही प्लेड डिसेंट। गुंडोगन और फ्रैंकी डियोन अगेन दे रैन द शो फ्रॉम द मिडफील्ड, बट द मोमेंट जब पेड्री आता है सेर्जियो रोबर्टो की जगह, आपको पता चलता है भाई वाई पेड्री के ऊपर सारे क्लब्स की नजर है। वाई स्टिल नाउ, ओके, स्टिल नाउ, जब सबको पता है कि पेड्री इंजरी प्रोन प्लेयर है, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो पेड्री को लेना चाहते हैं अपने टीम में। उसका रीजन क्या है पता है आपको? उसका रीजन है पेड्री का फुटवर्क, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, पासिंग एबिलिटी, उसका जो प्रेस रेजिस्टेंस खेलना, कल उसने दिखा दिया भाई। थोड़े से समय ही खेला लेकिन दिखा दिया क्यों पेड्री इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। और वो कल प्रूव भी कर दिया, क्योंकि कल जो गोल आया भी लामिन यामाल का, उसमें भी मिडफील्ड का बहुत बड़ा हाथ था, और मिडफील्ड को इंप्रूव करने के लिए पेड्री का बहुत बड़ा हाथ था। और बात करें भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की के ऊपर, एक और पॉजिटिव है, ये आखिरी पॉजिटिव है इस गेम के ऊपर।
कि लेवेंडोस्की ने ओपन प्ले से गोल मारा बहुत टाइम के बाद, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं, ओपन प्ले से, जो कि पिछले कुछ टाइम से लेवेंडोस्की नहीं कर रहा था। मैं खुद कल लाइव वॉच अलॉन्ग पे बैठा ये कह रहा था भाई लेवेंडोस्की को हो क्या गया है, ये सेलिब्रेशन देखे हुए मानो जमाना बीत गया। लेकिन लेवेंडोस्की ने गुंडोगन का जो पास था, पहले तो क्रिस्टियनसन ने बॉल विन किया, फिर गुंडोगन का पास था और शानदार फिनिश किया वहां पे नियर कॉर्नर के ऊपर। और लेवेंडोस्की का कॉन्फिडेंस में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद नहीं हो तो पिछले बार जब हम फाइनल खेले थे ना, तब 3-1 से हराया था रियल मैड्रिड को, तब भी सबको पता था कि रियल मैड्रिड अ बेटर टीम, बेंजेमा वगैरह था तब उनकी टीम में और वो काफी अच्छे रन ऑफ फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन हमने उनको हराया था। हमने उसको उनके प्रेस को रेजिस्ट किया था और फिर उनको हराया था, जहां पे लेवेंडोस्की ने गोल मारा, गाविन और पेड्री ने, बेंजेमा ने भी गोल मारा था। आखिर में 3-1 से हम मैच जीते थे। तो लेवेंडोस्की का फॉर्म में वापस आना, गोल स्कोर करना, कॉन्फिडेंस गेन करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये तो हो गया पॉजिटिव्स की बात, अब हम करेंगे यहाँ पे नेगेटिव्स की बात। सबसे पहला नेगेटिव है रफीनिया की इंजरी होना। जी हाँ, रफीनिया फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पे इंजर्ड हो चुका था, जहाँ पे देख के लग रहा था इसको थाई मसल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो लामिन यमाल उसको सब करने आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिस रहेगा हमारे लिए रफीनिया ना होना राइट विंग के ऊपर, क्योंकि हमें एक 16 साल के बच्चे के ऊपर पूरा दारोमदार देना पड़ेगा कि वो जाके रियल मैड्रिड के अगेंस्ट संभाले। फर्लन मेंडी जो कि फिजिकली बहुत मतलब सुपीरियर है कंपेयर टू लामिन यमाल, उसके साथ उसको टक्कर लेना पड़ेगा। तो आई थिंक जावी वो चांस नहीं लेगा, लामिन यमाल को सेकंड हाफ में लाएगा और फेरान को राइट विंग पे स्टार्ट करा सकता है। और एक और चीज ना, फेरान टोरेस को समझना पड़ेगा, इस मैच में उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले थे लेकिन उसने उनको जाया कर दिया। अगर वो ऐसे ही चलता रहा ना तो बार्सिलोना उसको आगे चल के बेच सकती है। इसके लिए उसको भी अगले मैच में यानी कि फाइनल में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो गोल हो, असिस्ट हो, इन टर्म्स ऑफ प्ले मेकिंग एबिलिटी हो, सब कुछ उसको सुधार के फाइनल मैच में कुछ ऐसा करना पड़े ताकि उसके भी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा वापस आए। और जो शार्क मेंटालिटी की बात होती है ना, शार्क मेंटालिटी, फेरान टोरेस द शार्क, उसको वापस लेके आना पड़ेगा। और इसमें देखो जावी की भी थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि जावी जो है ना अपने प्लेयर्स को कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता। वरना आप देखो यही फेरान टोरेस कुछ महीने पहले गोल्स पे गोल मार रहा था, फ्री किक स्कोर कर रहा था और उसको अचानक क्या हो गया। कॉन्फिडेंस का खेल है ना, तो कॉन्फिडेंस उसको अगर मिल जाता है जावी से, अपने टीममेट से, तो फेरान टोरेस भी अच्छा कर सकता है। तो भाई ये तो था एक छोटा सा एनालिसिस, तो नहीं बोल सकते इसको, एक फैन रिएक्शन बोल सकते हो। लेकिन अगर हम फाइनल की बात करें ना, अगर हम इस गेम की बात करें फाइनल से पहले बेसिकली, तो ओसासुना काउंटर पे खेल रही थी और अपनी डिफेंस में जाके बैठ रही थी। पार्क द बस, पार्क द बस, यही उनका काम था। और उसके बाद काउंटर पे हिट द बार्सिलोना डिफेंडर्स। लेकिन फर्स्ट हाफ में हमने बहुत ही गंदा खेला। मैं खुद लिटरली बोल रहा था वॉच अलॉन्ग पे बैठ के कि क्या कर रहे हैं हम लोग, इतना वेस्टफुल क्यों है। पोजीशन हमारे पास 78 to 80% था पूरे गेम में, उसके बावजूद ऑन टारगेट मतलब गोल पे ऑन शॉट्स ऑन टारगेट बहुत कम थे हमारे। लेकिन जैसा ही सेकंड हाफ शुरू होता है, बार्सिलोना धीरे धीरे मोमेंटम गेन करना शुरू करता है और फिर आफ्टर 50th मिनट, 50 मिनट के बाद से ना बार्सिलोना डोमिनेंट होना शुरू करती है और एट द एंड हम 2-0 से ये गेम जीत जाते, जो कि 3-0 हो सकता था। मैं पहले भी कह रहा हूँ 3-0 हो सकता था, लेकिन हम 2-0 से मैच जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ही खेल जो फर्स्ट हाफ में खेला था ना अगेंस्ट रियल मैड्रिड खेलेंगे, तो भाई रियल मैड्रिड नहीं छोड़ेगी हमको, वो ऐसे पकड़ के ऐसे चीट देगी हमको। क्योंकि रियल मैड्रिड भाई विनीशियस वापस आ चुका है, वेलवर्डे अच्छा खेल रहा है, रॉड्रिगो स्कोर कर रहा है, बेलिंगहम है उनके पास, मतलब आर्दा गुलर आ गया है उनके पास इंजरी से वापस, ब्राहिम डियाज इज कुकिंग फॉर देम। सो अगर रियल मैड्रिड को हराना है तो उनके मिडफील्ड जो एरिया है जहाँ पे क्रूज, मॉड्रिच, बेलिंगहम है, उस एरिया को हमको विन करना पड़ेगा। और मिडफील्ड को विन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जावी 4-मैन मिडफील्ड ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे वो सेर्जियो रोबर्टो, फ्रैंकी डियोंग, गुंडोगन के साथ पेड्री को डिप्लॉय कर सकता है, या फिर ओरियल रोमेओ को एज अ डिस्ट्रप्टर वो ला सकता है, जहां पे ओरियल रोमेओ और फ्रैंकी डियोंग इन दोनों का काम होगा एज अ डबल पिवट खेले और उनके अटैक को डिस्टर्ब करे। और गुंडोगन और सेर्जियो रोबर्टो इनका काम होगा कि वो अटैक में हेल्प करे और कभी कभी डिफेंसिव फेजेस में, कभी कभी मैं बोल रहा हूँ, वो पीछे आए ताकि फ्रैंकी डियोंग भी बॉल कैरियर की तरह आगे जा सके। तो देखना पड़ेगा भाई 15 तारीख को क्या होता है। मैं तो चाहूंगा बारसा जीते, क्योंकि बारसा इज माई टीम एंड हम लोग भाई डिफेंडिंग चैंपियन हो, तो वैसे ही खेलना चाहिए। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी जाओ, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।